नाइन्थ क्लास अगला सेशन चल रहा है अपना और इसमें प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं आज। इसमें 1.2 में पहला क्वेश्चन है अपना सत्य और असत्य बताना आपको। इसमें पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो मैंने आपको बेसिक में बताया था, सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या सभी को मिला के, फिर पूर्णांक संख्या इन सभी को मिला के, इसके बाद में परिमेय संख्या इन सभी को मिला के, ये सभी परिमेय संख्या। इसके अलावा अपरिमेय संख्या मैंने अलग से बताया था, फिर बताया था इन सभी को दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो देखो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके ही क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, अंदर से बाहर। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, वो गलत हो जाता। लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। प्रत्येक परिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है, और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो पहला कथन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो संख्या रेखा मैंने आपको बताया था जिसे वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं। देखो जैसे ये है, और मैंने बताया जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते जाएंगे। अब इनके बीच में आपको पता है बटे वाली संख्या मतलब भिन्न वाली जो भी संख्या है, सभी इनके बीच में काफी सारी संख्याएं होती है, केवल मोटी मोटी संख्याएं अपन लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इनमें अपरिमेय संख्याएं भी आती है, √2 √4 √5 ये सभी है, वो भी इसी रेखा पे आती है। अब देखो अपना कथन क्या है वो देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यानी प्रत्येक जितना भी ये संख्या है इसके ऊपर ये सभी, ठीक है, कैसे होता है, √m के रूप में, √m के रूप में होता है। और m क्या है, एक प्राकृत संख्या। देखो जैसे मान लो अपन बात करें इसकी, ठीक है, ये 2 है, तो जैसे √4 का वर्गमूल लिया पढ़ने कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। √4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो इसको √4 के रूप में लिख सकते हैं। और m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। देखो अपन इस कथन को एक बार ऐसे समझ ले, कोई भी √ में संख्या होती है, जैसे मान लो p है, हमेशा इसके एक मान में कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, हमेशा कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं, यानी √4 जो है इसका जो वर्गमूल लेंगे तो एक मान तो 2 होगा, लेकिन एक कौन सा होगा, -2। हमेशा वर्गमूल लेते हैं तो उसके 2 मान होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, अब देखो चलो अपन ये मान लेते हैं कि ये प्लस वाली और ये माइनस वाली ये सभी, जब अपन कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो √9 लिया तो 3 आ जाएगा, प्लस का भी आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा, सभी संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस वाली भी आ जाएगी। लेकिन क्या 0 आ सकता है, जब √ में आपको संख्या लिखनी है केवल 1 से 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। इन कहने का मतलब सवाल में यह है कि m जो है 1 से लेकर अनंत तक इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी रखो आप, ठीक है, तो क्या 0 आ सकता है क्या, सबसे मेन चीज तो ये है। बाकी ऐसे मान लो ये भी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या 0 आ जाएगा क्या, 0 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो अपन किसी भी चीज को अपन सत्य तभी बोलेंगे जब वो 100% यानी 100% क्या हो, सही हो। ठीक है, तो अपन इनमें से कोई भी संख्या √ में रख ले, लेकिन √ में मान उसका क्या नहीं आ जाएगा, वर्गमूल कभी भी 0 नहीं आएगा जब m क्या है, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। इन दूसरा कथन जो था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, बिल्कुल सही है। ये तो मान लिया अपन ने √m का रूप का होता है। ठीक है, वैसे माइनस वाली संख्या ही नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अपन ने मान ली कि चलो माइनस वाली भी आ गई। लेकिन मेन
जीरो आ सकता है क्या? जीरो तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एक संख्या कौन सी, असत्य हो गया ये कथन। इसके बाद में देखो तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वही जो पहला कथन था उसका उल्टा, ये परिमेय संख्या अपन ने पढ़ी थी पूरी, और ये अपरिमेय, दोनों को मिला के अपन ने बोला था क्या, वास्तविक संख्या। पहला कथन जो था अपना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है अंदर से बाहर, बिल्कुल सही था। लेकिन इसमें बोलते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा बाहर से अंदर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीसरा कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, मैंने पूर्णांक को 3 भागों में बांट के बताया था आपको। पूर्णांक संख्याएं बताई थी, ये 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, -4। इधर वाली मैंने बताया था ऋणात्मक पूर्णांक, ये बताया था धनात्मक पूर्णांक। इनको z माइनस से बताया था, इनको z प्लस से बताया था, और ये हो गया शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक, कौन सा, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी इन सब के वर्गमूल, यानी √1, √2, √3, √4, इन सभी के अपन ने क्या लिया, वर्गमूल। तो ये सभी वर्गमूल लेने के बाद में क्या होते हैं, अपरिमेय ही रहते हैं। लेकिन आपको पता है √1 का मान क्या होता है, 1, √2 का मान नहीं निकलता, ये अपरिमेय है, अपन ने पढ़ा भी था। √3 का मान नहीं निकलता, बहुत बड़ा निकलता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। लेकिन √4 मैंने आपको बताया था जिनका वर्गमूल निकलता है वो तो क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये इसका मान कितना होगा, 2 होगा, यानी ये क्या हो गई, परिमेय। ठीक है, इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो क्या हो गया, गलत हो गया कि ये क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अपरिमेय ही नहीं, वर्गमूल तो क्या परिमेय भी हो सकते हैं, जैसे √9 आएंगे तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो ये अपरिमेय थोड़ी है, ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ये दे दो या ये दे दो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों है एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, और इसके कोई उदाहरण है वो भी एक ही जगह में समझा दूंगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे आपको संख्या रेखा पे जैसे आप 1 बनाते हो, जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, इसे आगे मान लो। ठीक है, अब अंडररूट वाली संख्या यानी अपरिमेय संख्याओं को आपको दर्शाना है तो आप कैसे दर्शाओगे। जैसे मान लो √2 है तो √2 यहाँ पे कैसे दर्शाओगे। देखो यहाँ √3, √5, √7 इनको कैसे दर्शाओगे। देखो उनका तरीका एक बार इसी सवाल में देख लो, आगे सभी सवाल जो है कंप्लीट हो जाएंगे। देखो जैसे आपको √2 आपको दर्शाना है तो देखो ये 0 से 1 तक है, यानी 1 इकाई है, जितनी भी है आप स्केल से माप लेना। ठीक है, अब जितनी ये है उतनी ही आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच लो, जितना ये उतना ही ये। ठीक है, देखो ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है, 1 है। तो आपको अगर पता हो नहीं पता हो मैं बता देता हूँ, अगर समकोण त्रिभुज ये अपन ने क्या बना दिया, इसको इससे मिला दिया। देखो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें ये आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, तो बोधायन प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आपके आएगी तब आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। केवल ये याद रखो आप तो कि समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यानी आधार अगर 1 है, लंबी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, अगर स्क्वायर नहीं लगा हो तो दोनों तरफ क्या वर्गमूल यानी अंडर रूट भी लगा सकते हो, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कर्ण, ये भी बोल सकते हो। ये क्या है कर्ण, ठीक है, या तो कर्ण स्क्वायर लगा लो या फिर यहाँ क्या लगा लो अंडर रूट, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, इसका अंडर रूट, ये क्या है कर्ण, यानी कितना हो गया 2, ठीक है, यानी कितना आ गया अंडर रूट 2, यानी इस कर्ण का मान कितना आ गया अंडर रूट 2, यानी इसीलिए अपन ने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये जितना ये है उतना ही ये बनाया। अब देखो ये एक है, ये एक है, ये आधार और ये लंब, तो कर्ण कितना हो गया अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये अंडर रूट 2 आ गया, बस कुछ नहीं करना, आपको प्रकार लेना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और यहाँ तक खोलना है आपको प्रकार को, और उसके बाद में एक चाप घुमा देना है, मतलब एक वर्त की तरह ऐसे चाप बना देना है, मतलब यहाँ से ऐसे करोगे आप और ऐसे क्या कर देना है आपको, एक बना देना है, मतलब ये जो मान होगा वो होगा अंडर रूट 2, किसका मान होगा अंडर रूट 2। अगर आपको अंडर रूट 3 का बनाना है, यानी अंडर रूट 3 यहाँ पे कहाँ होगा वो अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो है अंडर रूट 2, ये आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है और केवल एक इकाई, जितनी ये है ना उतनी ही एक ही इकाई आपको क्या करना है वो बनाना है आपको 90 डिग्री का कोण, ठीक है, और जितनी ये थी उतनी ये लाइन खींची वापस से, इसको इससे मिलाया, देखो ये एक, अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर, एक दोनों को जोड़ा 3, यानी अंडर रूट 3, यानी ये आएगा वो कौन सा आ जाएगा अंडर रूट 3 वाली। अब यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ तक खोलेंगे, क्या हो जाएगा घुमाएंगे तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 का, कहाँ होगा यहाँ, ये होगा अंडर रूट 3, ठीक है। अगर आपको अंडर रूट 5 बनाना है तो पहले अंडर रूट 4 निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 4 वापस से वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे आप, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 हो गया, वापस से आप स्केल खोलोगे और मिलाओगे तो कहाँ पे आएगा ये पूरा 2 पे आएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2 ही तो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। इसके बाद में अगर अंडर रूट 5 भी बनाना है आपको, अंडर रूट 5 का मान कहाँ आएगा इस संख्या रेखा पे, तो ये अंडर रूट 4 तक, यहाँ तो इतना काम तो आपको करना ही है, बस ये लाइनें मत खींचना, इतना काम करने के बाद में वापस से वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पे एक इकाई की लाइन खींच देंगे अपन और इसको इससे मिला देंगे, ये कितने का हो जाएगा अंडर रूट 5 का, और वापस से यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे, यहाँ तक खोलेंगे और क्या करेंगे चारों ओर घुमा देंगे, तो यहाँ पे ये मान हो जाएगा किसका अंडर रूट 5 का, ठीक है। तो आपके उदाहरणों में अंडर रूट 2 का मान पूछ रखा है, अंडर रूट 3 का मान पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके 3 है उसमें अंडर रूट 5 का मान पूछ रखा है, और क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अंडर रूट 2 3 4 5 ऐसे आगे तक ऐसे आपको बनाना है, ये दिखाने के लिए बोल रहा है कि बनाकर दिखाओ ऐसा। तो एक बार मैं और बता देता हूँ, ये देखो अगर आपको संख्या रेखा पे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 ऐसे बताना है, अलग अलग बना के बता देता हूँ, चलो देखो ये 0 ये 1, ठीक है, आपको जैसे अंडर रूट 2 ही बनाना है तो आपने क्या किया 90 डिग्री का जितना ये है उतना ही ये बनाया और इसको इससे क्या कर दिया मिला दिया, तो ये हो गया अंडर रूट 2। आप क्या करोगे देखो यहाँ पे ये 2 है, इसके वो प्रकार के नोक को यहाँ रखोगे और यहाँ तक खोलोगे और क्या करोगे आगे के चाप काट दोगे ऐसे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 यहाँ पे। अगर आपको अंडर रूट 3 बनाना है तो देखो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा अंडर रूट 2 बनाना पड़ेगा, देखो सबसे पहले 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री जितना ये उतना ही ये, तो ये हो गया क्या अंडर रूट 2। इसके बाद में अंडर रूट 3 बनाना है तो बस ये चाप मत काटो, यहाँ पे फिर से इस लाइन पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ये लो ये 90 डिग्री का कोण हो गया,
जितनी ये है उतनी ही खींचनी है ये भी, और इसको इससे मिला दिया तो ये हो गया क्या अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 वापस से प्रकार के 9 को यहाँ रखोगे, यहाँ तक खोलोगे और घुमा दोगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, फिर आपको अंडर रूट 5 बनाना है। देखो अंडर रूट 4 तो बनाने की जरूरत है नहीं, अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही हो गया, तो डायरेक्ट 0 1 2, अंडर रूट 4 तो 2 ही हो गया। ठीक है, इसके बाद में 3। लेकिन अगर आपको अंडर रूट 5 बनाना है तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले जितना ये है उतना खींचेंगे अपन, और ये कितना हो गया अंडर रूट 2। फिर ये तो आ गया अंडर रूट 2 का, फिर एक इकाई 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पे ये खींचा, ये तो 90 डिग्री का कोण, जितना ये उतना ये उतना ही ये हो गया अंडर रूट 3। फिर आपको अंडर रूट 4 भी बनाना पड़ेगा, इस पे फिर से क्या बनाना पड़ेगा आपको 90 डिग्री का कोण, और ये खींचा, ये हो गया अंडर रूट 4। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक। फिर आपको अंडर रूट 5 बनाने के लिए इस पे फिर से 90 डिग्री का कोण बनाओगे, ये क्या है 90 डिग्री का कोण, और इसको इससे मिलाया तो ये हो गया अंडर रूट 5। अब इसको क्या कर दोगे आप, प्रकार की 9 को यहाँ पे रखोगे और यहाँ तक खोलोगे और क्या कर दोगे ऐसे चाप घुमा दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या अंडर रूट 5। जब आप अच्छे से स्केल से बनाओगे माप माप के तो आराम से सही एकदम सटीक बनेगा। ठीक है, ऐसे अंडर रूट 6 का अगर और बनाना है तो आगे फिर से 1 और ये क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ा देना ये अंडर रूट 6 और वापस से वो करोगे तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो भी आपको बनवा रहा है या जो भी आप बनाना चाहते हो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्नावली आपकी 1.2 कंप्लीट है। उसके बाद में 1.3 देखो, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 1.2 और 1.3 में। ठीक है, अगर बेसिक नहीं पढ़ा तो पहले बेसिक जरूर पढ़ ले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।